अभी हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू फोर्स इन केस ऑफ कैपेसिटर्स। पहले एक सिंपल सा केस ले लेते हैं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो क्योंकि ये स्कूल के लिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो मैं सारा चीज समझाऊंगा, लेकिन लंबा चौड़ा नोट्स नहीं लिखूंगा। आपको जब चाहिए फिर नोट्स वीडियो देख के लिख लेना। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक चार्ज कैपेसिटर और फिर चार्ज कैपेसिटर, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, चीजें बदल जाएंगे। खाली कैपेसिटर लिखो तो बताना पड़ेगा कि कौन सा कैपेसिटर चार्ज ऑलरेडी चार्ज है कि स्टिल चार्जिंग है। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये कोई एक कैपेसिटर है, आप ऑलरेडी चार्ज है, तो यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू चार्ज होगा तो यहाँ पे कोई एक माइनस क्यू चार्ज होगा। ये चीज तो समझ में आ रहा है। तो क्या दोनों प्लेट के बीच में कोई फोर्स होगा? इधर एनी फोर्स बिटवीन द प्लेट्स? नहीं, सबको लगेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स तो होगा ही। Yes, there is a force. There is a force. And what type of force? Force is attractive force. ये भी होगा। आपका जो कहना है कि दोनों के बीच में फोर्स होगा और अट्रैक्टिव फोर्स होगा 100% सही है, लेकिन जो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि जिसके लिए होगा वो लॉजिक नहीं है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द चार्जेस हियर। फोर्स होगा दोनों प्लेट के बीच में, लॉजिक क्यों एप्लीकेबल नहीं है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन में यही है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स तब डाल पाएगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स तब डाल पाएगा अगर इसके लाइन्स ऑफ फ्लक्स इसके पास पहुंच पाएंगे। तो अगर इसके चारों तरफ हम कोई कंडक्टिंग शील्डिंग कर दिए तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स आएगा, यही खत्म हो जाएगा, लाइन्स ऑफ फ्लक्स आएगा, यही खत्म हो जाएगा, ये इधर से निकल के जाएगा। द लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऑफ दिस आर नॉट एबल टू एंटर हियर, नॉट इंटरेक्टिंग विद दिस, यहीं पे रहेगा। वो आपको पूछ सकते हैं, here is a conducting sphere, here is a charge minus q, another charge plus q is brought here, this minus q will move upward, downward, towards left, towards right, it will not move because it is not experiencing any force। ये lines of flux का मतलब ही क्या था? lines of flux का मतलब ही क्या था? line of action of the forces। हाँ, कोई किसी बॉडी के ऊपर यहाँ पर रखने से फोर्स ऐसे आता है, यहाँ पर रखने से फोर्स ऐसे आता है, ये सारा पॉइंट को जोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फ्लक्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। यहाँ पर कोई फोर्सेस नहीं है, नो लाइन ऑफ एक्शन इज शोन। समझ में आया क्या? इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के केस में हुआ यूं है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक में हुआ क्या है? हुआ यूं है कि ये जो हमारा डाइपोल से वो अलाइन हो गए, डाइपोल से अलाइन हो गए तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या चार्ज दिखेंगे? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखेंगे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर प्लेट के ऊपर, इनका क्या इंटरेस्ट है? टू गो टू द नेगेटिव चार्ज। मिल गए यहाँ पे खत्म। द लाइन्स ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज will go and finish at the negative terminal of the dipoles। यहाँ पे खत्म हो जाएंगे आके, ठीक है ना? ये आया लाइन्स ऑफ फ्लक्स, कैसे आया? लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे आया, ऐसे खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म। ये वाला लाइन्स ऑफ फ्लक्स दूसरे तरफ नहीं जा रहा है। These lines of flux are not reaching here, so there will be no force exerted on minus q due to this plus q। ये तो यहीं पे खत्म हो गया। रीडिंग। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आया डाइपोल का, उसके चलते फ्लक्स निकलेंगे और ये आके यहाँ पे पहुंचेंगे। हाँ, इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स है। कैसा फोर्स है? ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव है, ये भी फोर्स अट्रैक्टिव है। इन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स में, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं है। ये समझ में आना चाहिए। अब अगर नहीं समझेंगे तो क्या तकलीफ होगा? सोचो, अगर दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कंप्रेस हो जाएगा कि एक्सपांड हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक एक्सपांड होगा। There will be a nature in the difference in nature of the force. It will be a tensile stress produced, not a compressive stress। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों प्लेट एक दूसरे को खींचते हैं, डाइलेक्ट्रिक दब जाता है। अभी डाइलेक्ट्रिक टूटने की कगार पे है, ज्यादा फोर्स दे दोगे डाइलेक्ट्रिक फट जाता है, प्रैक्टिकली फट जाएगा, दो टुकड़ा हो जाएगा। अगर भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, कैपेसिटर कभी कभी देखिए ठप करता है, फट जाता है,
फट गया मतलब हो गया, वो टूट जाता है वहां से पूरा, ठीक है, ओवर वोल्टेज होने से या फिर वीक डाइलेक्ट्रिक होने से या फिर पुराना डाइलेक्ट्रिक होने से उड़ जाता है। यस, तो क्या समझ में आया? पहला पॉइंट जो समझ में आया वो ये, पहला पॉइंट जो समझ में आया, थोड़ा इसको मिटाते हैं क्योंकि आजकल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में? तो यहाँ पे कोई एक कैपेसिटर है, ये मान लो कि प्लेट एरिया ए है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लेट एरिया ए है, ठीक है। और चलो मानते हैं कि चार्ज कैपेसिटर है, मतलब दोनों तरफ से प्लेट फिक्स रखा गया है। तो हम कहेंगे पॉइंट नंबर 1, द force between plates is not directly due to the free charges on plates. It is due to free charge on plate and bound charge on dielectric। हाँ सर, ये कोई एक नया चीज आप बता दिए, बाउंड चार्ज, ये क्या होता है? ठीक, विल क्लियर इट टुडे इटसेल्फ, हम लोग कर लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे, अब टर्म आ गया तो, और याद भी आ गया कि इंपोर्टेंट टर्म है। बाउंड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक, कहने का मतलब हुआ जब हम दो प्लेट के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक को ला के रख देंगे, ये मान लो कि कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, डाइपोल्स विल बी अलाइंड एंड ओरिएंटेड, डाइपोल्स ऐसे ऐसे होने लगेंगे, है ना, और ऐसे ऐसे करके इसके अंदर डाइपोल्स अरेंजमेंट हो गया। यू से द मटेरियल इज पोलराइज्ड। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे आपको क्या चार्ज मिलने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिलने वाला है, क्योंकि ये तो डाइपोल का पिछवाड़ा है, उसमें क्या आता है नेगेटिव, आगे पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है डाइपोल वाला, ये, और यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज। यस, तो क्या हो रहा है, ये और ये के बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा है, ये और ये के बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा है, दे आर पुलिंग एंड द डाइलेक्ट्रिक इज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये चीज को थोड़ा मेंशन कर लेते हैं, फिर बाउंड चार्ज में हम लोग जाएंगे। 10 the dielectric is subjected to tensile stress आपको ये नेगेटिव चार्ज है और इसको इसके साथ जोड़ने से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा। ये इधर से नेगेटिव दिख रहा है लेकिन एज ए होल ये न्यूट्रल है, इट्स अ डाइपोल, दिख रहा है नेगेटिव लेकिन ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ये फ्री चार्ज है, इसके पास उसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा तो उसका घर वाला आ जाएगा, देखो मेरा तो है, तू क्यों ले रहा है, तो फिर ये लोग अपना पूरा फैमिली में दे कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय अदर्स। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, बस देयर विल बी मियर अट्रैक्शन, देखते रह जाएंगे एक दूसरे को और देयर विल बी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन दिस। अभी हमें देखना है कि व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। पॉइंट नंबर 3, अब सोचो कि दो आदमी हैं और दोनों एक रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं, देखने वाले को लग रहा है कि दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, उन दोनों में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन उनमें अट्रैक्शन नहीं है, उनका तो रस्सी में इंटरेस्ट है, ये भी रस्सी को लेने की कोशिश कर रहा है, वो भी रस्सी को लेने का कोशिश कर रहा है, काट दोगे तो दोनों लेके भाग जाएंगे, दे विल नॉट बी, दे आर हैविंग नो म्यूचुअल अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो हाउ यू इंटरप्रेट द केस प्रैक्टिकली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। When the two portions are pulling each other by means of a rope, if you say they are attracting each other, they are not attracting each other, they are attracting the rope only. समझ में आ रहा है ना? That is what. So rope is under tension. क्योंकि ये दोनों अगर आपस में अट्रैक्ट करते, ये वाला चीज तो बीच में दब जाता। अच्छा, ये बात है, ठीक है, हमें पता करना है कि then what is the force। अगर कोई फोर्स है, वो फोर्स क्या है, पता चल गया कि फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो एक आसान तरीका है कि हम कहेंगे कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, और सपोज कितना फोर्स है मालूम नहीं है, सो द फोर्स इज F।
हमें पता करना है कितना फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। हाँ फिर छूट गया, बाउंड चार्ज क्या है बताना, इसके बाद बता दें। तो ये कैलकुलेशन ऑफ फोर्स है जो F है। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर Q है, यहाँ पर माइनस Q है, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला स्टेप देखो, E दैट इज फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ये तो बात कर रहे थे हम लोग किसका, कि चार्ज कैपेसिटर बैटरी कनेक्टेड नहीं है। फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है आपको मालूम है कि Q बाई A एप्सिलॉन होता है। क्या ये दो प्लेट के बीच में सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता है। अगर बैटरी लगा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, V बाई D। प्लेट सेपरेशन कम ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। लेकिन अभी तो दोनों प्लेट को पास लाओ या दूर लाओ, बहुत दूर ले लेने से तो कैपेसिटेंस रहेगा ही नहीं, मतलब मॉडरेटली 1 मिलीमीटर रखो या 2 मिलीमीटर रखो गैप, या 3 मिलीमीटर रखो, E तो वही रहेगा Q बाई A एप्सिलॉन। E कांस्टेंट है। अच्छा E कांस्टेंट है। अच्छा व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मीडियम और इन द डाइलेक्ट्रिक आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन। जिनको याद नहीं है याद कर लो, जूल्स पर मीटर क्यूब होता था। हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन, हाफ क्यू भी, Q और V का वैल्यू डाल दिए तो हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन हो गया एनर्जी डेंसिटी। अभी हम मानते हैं कि फोर्स F है, वो कितना है? सपोज इस फोर्स के चलते ये कुछ दूर मूव कर गया। सपोज हम कहेंगे ये फोर्स के चलते क्या हुआ, ये प्लेट थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्टेंस मूव कर गया, ऐसे अस्यूम करेंगे। लेट अस अस्यूम दैट द प्लेट मूव्स बाय let us assume that the plate moves by a small distance dx due to this force. Let us assume the plate moves by a small distance dx by this force. ये फोर्स किसका है? एक्सटर्नल नहीं है, ये सिस्टम फोर्स है। आपस में फोर्स हो रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं दिया। तो when work is done by the system force, energy of the system will decrease. Any system does work, its energy decreases. तो हमें अभी देखना है कि कितना वर्क हुआ और इसको इक्वेट करना है किसके साथ, कितना एनर्जी घट गया। वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू डिक्रीज इन एनर्जी, ये चीज हमें देखना है। फिर मैं जनरल एक फॉर्मूला बता दूंगा। मैं सोचा था कि स्पेसिफिक बताऊंगा तो इसलिए ऐसे कर दिया, नहीं तो कोई भी अरेंजमेंट के लिए वी कैन डेवलप ए जनरलाइज्ड फॉर्मूला फोर्स निकालने का। हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन, तो इसमें क्या कहेंगे, लेट वन प्लेट मूव्स by dx, so small work done is equal to f dx. अच्छा, small loss in energy, delta En, loss in energy कितना है भाई? देखो तो पहले ये जो एनर्जी था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन, E कांस्टेंट था Q बाई एप्सिलॉन, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाज कांस्टेंट। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा एनर्जी। पहले ये पूरा का पूरा वॉल्यूम था जिसमें एनर्जी था, लेकिन अभी प्लेट इधर आ गया है, ये वाला वॉल्यूम तो बाहर गया, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। अब कितना वॉल्यूम घट गया, जितना वॉल्यूम घट गया उसमें जो एनर्जी था वो लॉस हो गया। तो लॉस इन एनर्जी क्या कहेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू डिक्रीज इन वॉल्यूम। आर यू गेटिंग? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना है? अगर प्लेट एरिया A है, आ गया dx, तो कितना वॉल्यूम घट गया, AdX, so you say it is half E square epsilon AdX. Yes, and by law of conservation of energy, work done is equal to loss in energy. निकाल दो, दोनों को इक्वेट करो, F मिल गया आपको, इक्वेट देम, dx is cancelled out on either side, you get the value of F. समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे इसमें 10 डेल्टा W is equal to loss in energy, that is FdX is equal to half E square epsilon AdX, and AdX दोनों तरफ से कैंसिल हो गया तो मिल गया F is equal to half E square epsilon A. The force between the plates is coming out to be this, and it is even more important to note that force by area, the stress, कौन सा स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस है? टेंसाइल स्ट्रेस है। द टेंसाइल स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक इज सेम एज द एनर्जी डेंसिटी। फॉर्मूला हो गया सेम एज एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है टेंसाइल स्ट्रेस का वही फॉर्मूला है। मैं थोड़ी दिन पहले किसी कोई एक लोग टेस्ट करते रहते रेजोनेंस वगैरह, किसी का क्वेश्चन में देखा था, पूछा था व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं बोला था, स्ट्रेस बोल दिया था, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस ठीक। छोटा लेट अस सी वन मोर इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ये जेई में उसके डायरेक्ट फॉर्मूला आया था एक बार। व्हाट इज बाउंड चार्ज? ये कोई एक कैपेसिटर है, ये कोई एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर पे जब भी हम यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, हम देखते हैं कि बिना डाइलेक्ट्रिक में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें चार्ज Q है, इसमें चार्ज Q है, एरिया इसका A है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q by A एप्सिलॉन 0 होता है। फिर देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक। विथ डाइलेक्ट्रिक, ये नो डाइलेक्ट्रिक में विथ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? विथ डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है? Q by A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ठीक है, समझ के ये फॉर्मूला के तौर पे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन होता क्यों है ऐसे? व्हाई दिस थिंग्स हैपेंस? कि यहाँ पर अगर हम जानते हैं दूसरा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, तो यहाँ से अगर एरिया तो सेम है इसका भी और इसका भी, इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा फ्लक्स जा रहा है, यहाँ पर कम फ्लक्स जा रहा है। लाइन्स ऑफ फ्लक्स अगर यहाँ से निकले तो यहाँ पे तो पहुंचेंगे, हमें मालूम है, रास्ते में गायब कहाँ से हो गए? Here that lines of flux is gone because the number of lines of force passing through this dielectric is obviously decreasing. So this is decreasing. Why this is decreasing? How come it is decreasing? वो जान लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा what is the bound charge. समझ में आया? तो इसको चलो थोड़ा मैं बढ़िया से फिगर बनाता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझा पाऊँ। ये है हमारा एक प्लेट, ठीक है, ये है हमारा एक प्लेट, ये है हमारा दूसरा एक प्लेट। डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ये हो गया डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक है, तो क्या है कि अगर हम ये वाला जो हमारा प्लेट है, इस प्लेट को अगर हम कुछ चार्ज दे देते हैं तो यहाँ से फ्लक्स निकल के जाएगा। तो क्या होगा? मान लो 25 तो फ्लक्स यहाँ से निकले और कुछ डाइपोल अरेंज हो गए, है ना? डाइपोल यहाँ पर अरेंज हो गए हैं और डाइपोल का यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव टर्मिनल ऑन द लेफ्ट एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑन द राइट। यहाँ पे आपको नेगेटिव टर्मिनल मिलने वाले हैं ये। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल मिलने के कारण क्या होगा? यहाँ से जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स आएंगे वो कुछ लाइन्स ऑफ फ्लक्स आके यहाँ खत्म हो जाएंगे, कुछ आके यहाँ खत्म हो जाएंगे। Some lines of flux as they get negative charge will terminate their itself at the negative charge, but others जो निकल गए, जिनको नहीं मिला वो तो चले, are you getting? जिनको नहीं मिला वो तो चलते रहे इसके अंदर से। So you see some lines of flux are going. So what you observe, प्लेट से ज्यादा लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर से ज्यादा लाइन्स ऑफ फ्लक्स जा रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक में तो कम लाइन्स ऑफ फ्लक्स जा रहे हैं, ये यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। Are you getting? Only a few lines of flux are available here. इसीलिए flux per unit normal area is less inside the dielectric. Flux per unit normal area is less inside the dielectric. और यहाँ से निकल रहे हैं ज्यादा फ्लक्स, यहाँ से निकल रहे हैं ज्यादा फ्लक्स, जबकि यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स है, अंदर है कम फ्लक्स। तो फ्लक्स बाई एरिया करेंगे यहाँ पे करेंगे फ्लक्स बाई एरिया तो ज्यादा मिलेगा, इंटेंसिटी इज मोर। यहाँ पे करेंगे फ्लक्स बाई एरिया तो थोड़ा सा तो फ्लक्स है, तो E विल बी लेस, दैट इज E विथ डाइलेक्ट्रिक। और E इनसाइड ऐसे लिखेंगे ढंग से तो समझ में आएगा। E E1 it is filled near plate. E कितना है? Q by A epsilon 0. E2 filled in dielectric. Filled in dielectric. Is equal to Q by A epsilon 0 epsilon R। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया?
अच्छा, तो थोड़ा ये वाला फिगर को जूमिंग करता हूं मैं। आई एम जूमिंग आउट दिस फिगर। थोड़ा इसको देखो, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ हो क्या रहा है। ये जोन को ये जोन को मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हो रहा है इस जोन में देखिए। अब होता ये है कि ये फिगर को मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ। अब ये पार्ट को खाली जूम करने वाला हूँ, तो थोड़ा तुम बाबा छोटे हो जाओ। अब हुआ यूं है कि यहाँ पे हुआ एक प्लेट जिसमें चार्ज है Q, फ्लक्स यहाँ से निकल के आ रहा है और उस फ्लक्स के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? ये जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको ये जोन का इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कहो। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। और कहाँ है डाइलेक्ट्रिक? थोड़ा दूर में दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूर में दिखाते हैं तो मान लो कि ये है डाइलेक्ट्रिक, है ना, और ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2। मतलब कुछ फ्लक्स यहाँ पे पहुंच रहा है, थोड़ा सा फ्लक्स निकल रहा है। तो कितना चार्ज इंड्यूस्ड है थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे समझो और बताओ। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज थे, 10 पॉजिटिव चार्ज थे, 10 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज थे, 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? जब यहां से लाइन्स ऑफ फ्लक्स गया, मान लो यहाँ पे गया 10 तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स गया और कुछ यहाँ पे खत्म हो गए और पता चला डिब्बे के अंदर गया 3, तो कितना खत्म हो गए? 10-3। कहाँ खत्म हो गए? नेगेटिव चार्ज में। 10 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज थे, 10 तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकलते हैं, 3 तो अंदर गए, मतलब कितना यूनिट का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था? 7 यूनिट का, वहीं पे खत्म हो गया। Are you getting? So what is the charge induced on the dielectric? I don't say induced, it is polarized. How much bound charge is developed on the dielectric? कैसे पता करेंगे? कितना फ्लक्स निकला, कितना अंदर गया, बाकी तो वहीं पे खत्म हो गया, है कि नहीं? From that you will be able to know how much is the charge appearing or bound charge appearing on the surface of the dielectric. ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं और एक तरीके से भी कर सकते हैं, गॉस लॉ भी लगा सकते हैं। गॉस लॉ अगर लगा देंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर ये मैं थोड़ा ऐसा ले लेता हूं। लेट मी टेक, लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस। लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस। नो वन विल आस्क यू डिराइवेशन। मैं बता रहा हूं क्योंकि वो लोग असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पूछते हैं ना, कभी केवीपी आ रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ? ऐसा एक क्लोज सरफेस लिया, ये सरफेस में कितना फ्लक्स? लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस। लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस S as shown। फाई इन कितना है? कितना फ्लक्स अंदर जा रहा है? E1 इंटू एरिया, है कि नहीं? कितना फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के अंदर जा रहा है? E1 इंटू एरिया। व्हाट इज द फाई आउट? कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है? E2 इंटू एरिया। नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज Q बाई एप्सिलॉन 0। तो हम कहेंगे बाय गॉस लॉ phi net coming out is equal to Q by epsilon 0, है कि नहीं? अगर ये बात है तो इस बात को थोड़ा सजा के समझा के सवार के रखते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ये हो गया चीज ऊपर, ये हो गया चीज नीचे वाला, ये ऐसा हमें समझ में आ गया है। ये थोड़ा तंग कर रहा है, इसको यहाँ से भगा के यहाँ बैठा देते हैं, ये भी खुश हम भी खुश। चलो ठीक है, ये बात हो गया। अब हमें निकालना है बाय गॉस लॉ फाई नेट इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, फाई नेट कितना है? फाई आउट माइनस फाई इन, दैट इज E2a माइनस E1a इज इक्वल टू Q। क्या है? इसके अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज है उसको हम क्या कहेंगे? विल नॉट कॉल इट Q, हम कहेंगे कि इसके अंदर जो चार्ज है वो उसको चलो नाम देते हैं QB, बाउंड चार्ज बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो चार्ज है, कितना चार्ज है यहाँ पर इंड्यूस हुआ है? QB, वही पता करना है। और आपको तो मालूम होगा ये जो QB है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यहाँ पर Q है तो यहाँ पर है ना। एनीवे, इधर अगर नेगेटिव QB होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव QB होगा अदर साइड में, तो हम QB निकालने की कोशिश करें। एनीवे, E1a माइनस E2a माइनस E1a, flux going out minus flux going in is net flux coming out is QB by epsilon 0, QB by epsilon 0। तो what is the bound charge?
मिल गया क्यूबी का वैल्यू, वैल्यू डालिए E2A माइनस E1A, E2 माइनस E1 कहाँ गया, E2 माइनस E1, E2 कहाँ है, E2 तो यहाँ पर कहीं था, यस, इट इज Q by A epsilon 0 into A, E2A is Q by epsilon 0 epsilon R, epsilon 0 epsilon R, E1 is Q by epsilon 0, है ना, और QB क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा epsilon 0 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, so what you find it is coming out to be, if you simplify you can find out the value of QB, क्या हो जाएगा, QB is equal to 1 by epsilon R minus 1 by that minus 1 that whole into Q, हाँ तो वैल्यू मिल गया। अगर ये चीज समझ में आ गया तो थोड़ा इसका भी जगह बना लेता हूँ so that I can explain, ठीक है, इसको भगाता हूँ, ये सब जगह की प्रॉब्लम है, इसको ले लेते हैं यहाँ से उठा के, विल सी इट हियर, समझाने के लिए आसान रहेगा, ये चीज को ले लेते हैं उठा के, बस। तो हम लोग यहाँ तक आए थे, बाय गॉस लॉ फाइंड इट इज इक्वल टू QB by epsilon 0 that is equal to E2A minus E1A, that is equal to implies QB is equal to Q गया कॉमन, epsilon 0 डिवाइड हो गया, कट गया तो क्या मिल गया, Q into 1 by epsilon R minus 1, that is you say it will be minus n because epsilon R is more than 1. We were finding the value of Q where at the positive, near the positive plate, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके पास यहाँ पे देख रहे थे तो ऑब्वियसली नेगेटिव मिलेगा, इधर देखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, सो विल राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। फिलहाल समझने के लिए हम इसे लिख सकते हैं और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 बाउंड चार्ज on dielectric, bound charge on dielectric is coming out to be how much, Q on the plates into 1 by epsilon R minus 1 or 1 minus 1 by epsilon R, actually 1 minus 1 by epsilon R। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, नॉट द डेरिवेशन, अप्रोच में बता दिया कि कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा ना, अप्रोच में बता दिया, कभी अगर एडवांस देने की चक्कर आएगा हो सकता है कुछ दूसरा पूछ लेंगे कि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पे दिया है बाउंड चार्ज इतना, व्हाट इज द बाउंड चार्ज हियर, यहाँ पर बाउंड चार्ज दिया होगा, यहाँ पर बाउंड चार्ज पूछेगा, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 दे दिया होगा, तो लॉजिक तो वही हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा ना, ऐसे करके पूछ सकते हैं, सो कीपिंग दैट इन माइंड। हाँ तो क्या पता ये चला, the bound charge on dielectric is Q into 1 minus 1 by epsilon R, समझ में ये, और ये बाउंड चार्ज, तो बाउंड चार्ज ये फ्री नहीं है, किसी चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं करता है। तो क्या पता चला, सारा डिस्कशन को समराइज करते हैं, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, अगर इसमें चार्ज Q है, इसमें होगा माइनस QB, है ना, इसमें होगा प्लस QB और इसमें होगा माइनस Q। क्या इन दोनों को जोड़ देने से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, उनका अपना फैमिली है, दूसरों के उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, दीज आर फ्री, ये तो घूमते रहते हैं जहां मिल गया, है ना। सो दिस इज व्हाट इज द थिंग वी हैव अंडरस्टूड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल।